आज हम साबिक़ वज़ीर दाखिला रहमान मलिक साहब, जो कि पाकिस्तान की एक अहम तरीन सियासी शख्सियत, मीडिया की जानी पहचानी शख्सियत, उनके दरमियान मौजूद हैं, उनके साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान के मौजूदा सियासी सूरत पर बात करते हैं और दीगर कुछ इशूज़ पर बात करते हैं। रहमान मलिक साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको। सर थैंक यू हक साहब। एक चीज़ मैं ज़रूर आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा कि मैं आपको सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव देखता हूँ और आपकी जितनी वीडियो likes हैं plus whatever social issue you have been taking on the media, especially social media, I really appreciate, and I hope that the other media channels also establish something associated with their channels, so that those people who can't see TV all the time, they can always watch or read through the social media. थैंक यू मलिक साहब। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं, ओवरसीज़ कम्युनिटी में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, या गलतफहमी है या खुशफहमी है या हकीकत है, इस पे आप ज़रा काइंडली मैं ये चाहूँगा कि सच का साथ देते हुए बता दें कि PIA वाला जो वाक़या है वो क्या हकीकत है, क्या आपने ज़्यादती की या क्या आपके साथ ज़्यादती हुई? आप पर्सनल क्वेश्चन पे आ गए। नॉर्मली मैं नेशनल पॉलिटिक्स में अपने पर्सनल क्वेश्चंस नहीं करा करता, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड आपने मुझे क्वेश्चन कर लिया है तो मुझे जवाब भी इसका देना चाहिए। ये फ़्लाइट थी PIA की, जिसने 7 बजे टेक ऑफ करना था और वो लेट हो गई 8:30 बजे। मेरे प्राइवेट सेक्रेटरी इमरान को मैसेज आया कि ये फ़्लाइट अब 8:30 के बाद जाएगी। लिहाजा मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने क्लिफ्टन से 7:15 बजे सफ़र शुरू किया और काफ़ी रश था। मैं यूजुअल टाइम आधा घंटा पहले एयरपोर्ट पर पहुंच जाता हूं। 7:15 पे मैं पहुंचा हूं और 7:20 में जिस काउंटर से मैंने गुजरना था वहां मैंने एयर होस्टेस ने मुझे अलविदा कहा। जब मैं वो लैंडिंग एरिया में गया हूं, जिसे आप ब्रिज कहते हैं, तो वहाँ पे बहुत शोर आ रहा था, बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था। तो मैंने PIA के बंदे से पूछा, भाई ये मुझे बताएं कि ये क्या हो रहा है। उसने कहा जी अंदर एक MNA है PMLN के, उनके कुछ लोग PTI की बैशिंग कर रहे हैं। तो मेरे जहन में एकदम ख्याल है, असेसमेंट होती है कि अगर PMLN का MNA उसकी बैशिंग हो रही है, PTI के बंदा लड़ रहा है, तो मुझे नहीं जाना चाहिए। मैं हो सकता है दोनों की सुलह कराने की कोशिश करूं तो ये स्कैंडल ना बन जाए। तो मैंने कहा अच्छा भाई मैं वापस जा रहा हूं। उस वक्त तक 8:25 हो चुके थे, जहाज़ का दरवाज़ा बंद नहीं था और मैं वापस वेव करता हुआ, आपने देखा होगा, मैं वापस आ गया। जब मैं वापस आया तो उन्होंने कहा जी रहमान मलिक को जहाज़ के अंदर से धक्के मार के निकाल दिया गया। एक चीज़ तो ये मुझे लगी कि जिसने भी प्लान किया हुआ था, एक अच्छा खासा मेरे ख़िलाफ़ एक प्लान बना हुआ था जो नहीं हुआ, लेकिन मीडिया में क्योंकि वो पहले भेज चुकी थी, जिस डिज़ाइनर ने उसको डिज़ाइन किया था उसने भेज चुका था, तो वो मीडिया में चला। दूसरे दिन सुबह 7 बजे की फ़्लाइट मैंने ली, वो भी पौना घंटा लेट थी। तो वहाँ मैंने PI वालों को पूछा, भाई ये कल क्या हुआ? वो कह ली जी एक फ़्लाइट 1.5 घंटा टेक्निकल डिले हुई, आपकी वजह से नहीं हुई। फिर मैंने कहा जो 15-20 मिनट की बात करते हैं वो डिले कैसे हुई? उन्होंने कहा जी जो MNA अंदर गए थे, अंदर लोगों ने ठीक ठाक उसकी वो दिक्का मुश्ती उनके साथ हुई। फिर उन्होंने जहाज़ के दरवाजे बंद हो गए, कैप्टन ने कर दिया। जो लोग इस डिज़ाइन को आगे ले जाना चाहते थे उन्होंने दरवाज़ा खुलवाया, उस बेचारे MNA को बाहर निकाला। मैंने क्या किया कि मैंने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया और बड़े प्रोग्राम हुए, मैं इतना ही कहा कि मैं उसमें नहीं गया क्योंकि मुझे जहाज़ से बाहर नहीं निकाला गया, लिहाजा मेरा कोई एक्शन नहीं बनता। 2-3 दिन गुजरे होंगे तो एक और स्टोरी चला दी किसी ने, और वो स्टोरी थी कि अर्जमंद हुसैन साहब को मैंने अपनी नहीं पावर से नहीं, अपनी दुश्मनी उनको बाहर निकाल दिया, नौकरी से निकलवा दिया। मेरे फरिश्तों को भी नहीं पता था। खैर जब ये बहुत मीडिया में आया तो मैंने थोड़ा फिर अपने स्टाइल से, अपने तरीके से उसको प्रॉप किया। पता ये चला कि एक तो ये था कि मुझे पता ही नहीं था वो नौकरी कहाँ करता है, नंबर 1। फिर मैंने जब थोड़ी प्रॉब किया तो पता लगा उसको ना शोकाज नोटिस इशू हुआ है, ना उसको कोई टर्मिनेशन लेटर इशू हुआ है। तो मैंने क्या किया, मैंने 3 लेटर सोशल मीडिया पे पोस्ट किए और अपने आप को ऑफर कर दिया सेनेट कमेटी को कि मेरे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की जाए। नंबर 1, क्या फ़्लाइट मेरी वजह से 1.5 घंटा डिले हुई थी या ये टेक्निकल थी? दूसरा इसमें सवाल मैंने ये किया कि ये भी प्रॉब किया जाए कि क्या अर्जमंद भाई को मैंने टर्मिनेट कराया या किसके पीछे कोई और स्टोरी है। बहरहाल ये दोनों चीज़ें वहाँ गईं और उसके बाद सेनेट ने भी और नेशनल असेंबली ने MNA कहने पे केस टेकअप किया। मुझे 4 दिन पहले आया कि दे वांट टू प्रोसीड इन द केस व्हाट यू वांट टू से। तो मैं उस ख़त का जवाब अब ये दे रहा हूँ कि मैंने अर्जमंद को भी माफ़ किया
मैंने उन डिज़ाइनर्स को जिन्होंने मुझे बदनाम करने की कोशिश की उनको भी माफ़ किया। और एक चीज़ मैं अर्ज़ करूँगा कि कोई भी चीज़ बग़ैर तफ्तीश किए हुए, परखे हुए न दें। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि मीडिया में जब मेरा नाम आता है लोगों की रेटिंग बढ़ती है, ये भी मुझे पता है, मेरे नाम से ज़रा खबर भी चलती है, गर्म गर्म खबर होती है। तो ये गर्म गर्म खबरें देने की बजाय प्लीज़ गो टू द रियलिटी। और जो मैंने अल्फाज किए हैं, मैं कहता हूँ वो चैलेंज कर दे, मुझे बता दे कि इसमें एक चीज़ भी गलत हो। बहरहाल मैं समझता हूँ कि पॉलिटिक्स में जो पोलिटिकल लीडर्स होते हैं वो आवाम की प्रॉपर्टी होती है, उनका राइट होता है उनके मतलब पूछना। इसलिए अभी मैं कल की बात बताता हूँ कि ट्वीट्स 2-3 आए कि जी रहमान मलिक की भी और दूसरों की डिग्रियाँ जाली हैं। तो मैंने अपने स्टाफ को कहा कि मेरी डिग्रियों कापी मुझे पोस्ट कर दो। तो मैंने अपनी MSc कराची यूनिवर्सिटी से मैंने किया, फर्स्ट क्लास मैंने की, फर्स्ट डिवीजन में मैंने वो भेजी। मैंने इंटरमीडिएट में फर्स्ट क्लास कैंट पब्लिक स्कूल एंड इंटरमीडिएट कॉलेज, इट्स एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, उसमें पढ़ा हूँ, वो भी मैंने भेजा। तो मैं ये समझता हूँ कि अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट तक मैंने लगा दी। और मज़े की बात है, बड़ा अप्रिशिएट हुआ। फिर भी मैंने एक ट्वीट देखा, मलिक साहब ये कहीं जाली तो नहीं है, मलिक साहब आपने की पैसे दे के डिग्री तो नहीं ली। तो दिस इज कॉल्ड नेगेटिविटी एंड दिस नेगेटिविटी मस्ट गो। और आपकी वसात से मैं ट्विटर के सारे दोस्तों को कहूँगा, वो PTI हो, PP हो, PPP के हों, PMLN हो, या और भी कोई जो भी एंटी मी है या एंटी पाकिस्तान है या एंटी पार्टी है, किसी के भी एक रिक्वेस्ट उनसे कि देखें हम सब पाकिस्तानी हैं, हमें मिलकर रहना है, किसी की बैशिंग ना करें, गाली ना करें, क्रिटिक्स ज़रूर बने लेकिन अब्यूज़र ना बने। इट्स अ डिफरेंस बिटवीन जो क्रिटिक्स हैं एंड अब्यूज़र हैं। और जिस किस्म की मैं गालियां देखता हूँ, आप मुझे नहीं और लोगों को भी, वो भी ठीक नहीं। मैंने तो इमरान खान को भी एडवाइस यही किया, मैं सबको ये एडवाइस कर रहा हूँ, लेट्स क्रिएट हार्मनी। जहाँ मैंने एक कैंपेन शुरू किया था इंटरफेथ हार्मनी का, अब मैं एक इंटर पोलिटिकल हार्मनी का एक कैंपेन शुरू कर रहा हूँ वर्ल्ड वाइड, अपने खास तौर पर पाकिस्तान में, कि इसकी बड़ी अच्छी ज़रूरत है। हो सकता है हम पोलिटिकल इतने ट्रेंड नहीं है और हमारे पास जो चीज़ सामने आती है उसकी नेगेटिविटी पे खुश होते हैं। और जो कौमें अपने लिए नेगेटिविटी मुंतखब करती हैं और नेगेटिविटी ब्रीड्स नेगेटिविटी एंड दैट ब्रिंग्स नेगेटिविटी एट ए नेशनल लेवल, लेट्स सीज इट, लेट्स बी पॉजिटिव। मलिक साहब, नेगेटिव चीज़ की बात की है, नेगेटिव माइंड की, नेगेटिव थॉट, नेगेटिव ज़बान, नेगेटिव एक्शन की आप बात करें, तो क्या आप समझते हैं कि अभी जो हाल ही में मुल्तान में एक वाक़या हुआ, जो एक कपल को जो है वो जला दिया गया, जो क्रिश्चियन मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे, और इसी तरह तमाम जो माइनॉरिटीज़ हैं, अक़लियत हैं, उनके साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, इस पर सबसे पहले एज ए पाकिस्तानी, एज ए पॉलिटिशियन और इंसान की हैसियत से मैं मिनॉरिटीज़ पे बिलीव ही नहीं करता। वाई शुड देयर बी ए मिनॉरिटी, वी ऑल पाकिस्तानी, नंबर 1। और इसके लिए मैंने ये एक प्रपोजल की थी पेश कैबिनेट में, और मिनॉरिटी मिनिस्ट्री का नाम चेंज करके इंटरफेथ मिनिस्ट्री रख दिया गया था। लेट्स टॉक ऑफ इंटरफेथ, लेट्स रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन विच इज़ इन दिस यूनिवर्स, बिकॉज हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि जो यहाँ पे मिनॉरिटीज़ हैं उनका भी उतना ही राइट है जितना किसी दूसरे का। मेरे इस्लाम में मेरे रसूल ने ये तो कोई सबक नहीं दिया। यहूद अंसार, महाजरीन, सारे आप देख लें, सबको पनाह मिली, सबको इज्जत मिली, तो हम किस तरफ जा रहे हैं? मैं ये समझता हूँ अगर आप सिर्फ क्रिश्चियनिटी में देखें तो बशारत किस बुक में हुई थी रसूल अल्लाह की? उसमें हुई थी। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं नहीं जाना चाहता कि मैं किसी और कोई फतवे का शिकार हो जाऊँ। आपको पता है लोग जैसे बात करते हैं। मैं एक चीज़ बात ज़रूर करूँगा कि मेरे 3-4 ज़हन में सवाल हैं कि उस जोड़े को जो इन्होंने जलाया है, सबसे पहले जो गांव में लोग रहने वाले होते हैं जब काम पे जाते हैं तो अपनी बीवियों को घरों में रखते हैं, बीवी को साथ नहीं लेके जाते। नंबर 1, अगर उन दोनों को ले जाया गया और फिर वहाँ लोगों को इकट्ठा भी किया गया और एक भट्टी भी एक तैयार हो, आम भट्टी जो होती है उसमें ईंटें जो हैं वो गर्म करके उसमें डाली जाती हैं और वो बड़ी देर लगती है उनको पकने के लिए। इसका मतलब ये है कि सब कुछ प्री प्लान था उनको जलाने का। तो ये एक पहलू जो मेरे सामने आया, जो मैंने मीडिया से देखा है कि गालबन कोई उनका डिस्प्यूट था पैसे का। ये भी हो सकता है पैसे का डिस्प्यूट हो। बहरहाल मैं कंडेम करता हूँ क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए, ये हमें बुरा नाम लाते हैं बाहर। और सबसे बड़ी बात
इस्लाम तो कहता है किसी इंसान की जान न लें, क्योंकि एक इंसान की जान जाने से इंसानियत ख़त्म होती है। तो ये कौन सा, पता नहीं कौन से ब्रांड का ये भाई इस्लाम कर रहे हैं। इसलिए मेरी ये जो इस वक्त यहीं से मैं अपील करूँगा टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब, इज़ वेरी एफिशिएंट जेंटलमैन। आई होप ही ब्रिंग्स द ट्रूथ, एंड नॉट ओनली ही ब्रिंग्स द ट्रूथ, let him ensure that they really go to the gallows, those who have done it. मलिक साहब, आपकी बातों से तो इस तरह लग रहा है जैसे आपका जो दौर था, जो आपने पूरे पाकिस्तान 5 साल जो है पूरे किए हैं, और आपने पाकिस्तान की हिस्ट्री में 5 साल पूरी पावर में पूरे किए हैं। आपकी बातों से तो ऐसे लग रहा है जैसे पाकिस्तान पीपल पार्टी की हुकूमत में इंटरफेयर या मिनॉरिटीज़ कहें, उनके साथ किसी किस्म की कोई ज़्यादती नहीं हुई, चाहे वो क्रिश्चियंस हैं, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो हिंदू हैं, या चाहे वो अहमदी हैं। आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर दें, आप डिप्लोमेट ना हो, आप कहें कि आपके यहाँ उस वक्त क्या हुआ था, तो मैं बताता हूँ। पाकिस्तान का माइंड सेट जो है वो ठीक नहीं रहा, और ये माइंड सेट ख़राब हुआ जब तालिबान जालमान आए और पाकिस्तान में को एक बर्बरियत और टेररिज्म का सामना करना पड़ा। तो जो पीछे कोई वर्ल्ड पावर थी या डिज़ाइनर्स थे, उन्होंने पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए रिलीजन को इस्तेमाल किया, सुन्नी शिया। तो देखें जो शिया के साथ होता रहा हमारे वक्त में भी, अभी इस वक्त भी, वो आपके सामने है। और जो लोग थे जो मुलव्वस पाए गए, हमने तो एक्शन उनके खिलाफ लिया भी। और जो आज लॉ पास हुआ है पार्लियामेंट में, ये इस नचाइज का इनिशिएट किया था उस वक्त मैंने, तो मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादतियाँ सब दौर में हो रही हैं। ज़्यादतियाँ सिर्फ पाकिस्तान में, ज़्यादतियाँ इंडिया में भी हो रही हैं, ज़्यादतियाँ यहाँ भी हो रही हैं, दुनिया के हर कोने में होते हैं। जहाँ इंसान है वहाँ क्राइम है, और ये अज़ल से है, आज से नहीं है। लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए आपके पास गैजेट्स क्या हैं, कानून क्या हैं। तो हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ सिवेरिटी ऑफ लॉ तो है, सर्टेनिटी ऑफ लॉ इज़ नॉट देयर। आप मुझे बताएं कि जितने टेररिस्ट पकड़े गए, मैं किसी को ब्लेम नहीं करता, बेल आउट हो जाते हैं। और ये भी आया है हमारी नोटिस में कि एक वक्त में 100 लोग एक कातिल ने कत्ल किए और बेल लेके फिर वो दंदना रहा है। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये हमें ब्लेम गेम से निकल कर बैठ के इसको देखना चाहिए कि हमारे इश्यूज़ क्या क्या हैं। इसीलिए मैंने कल भी अपील किया प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से कि आप APC बुलाएं, उसमें आप 3 चीज़ों को पहले रखें। एक तो आपकी फॉरेन पॉलिसी, एक आपकी इंटरनल सिक्योरिटी, और दूसरे आपके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इनको देखने के बाद देखें कि हमारे सोशल मसाइल क्या हैं। और सोशल मसाइल भूख पैदा करती है। जब भूख ख़त्म होगी तो बहुत से सोशल मसाइल आपके ख़त्म हो जाएंगे। और भूख उस वक्त तक ख़त्म नहीं हो सकती जब तक आपके यहाँ अमन ना हो, और अमन होगा तो इन्वेस्टमेंट आएगी, इन्वेस्टमेंट बगैर अमन के नहीं आएगी। बहरहाल जो भी वाक़यात हमारे वक्त में हुए, हमने छोटा नहीं बड़ा एक्शन लिया और सख्त एक्शन लिया, वो आपके सामने है। मेरे दौर में जब मेरे नोटिस में आया कि यंग हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट किया जाता है और फिर इनके साथ शादी होती है, हमने पकड़े लोग और उनके खिलाफ एक्शन हुआ। इवन यहाँ तक कि इंडिया ने हमें बदनाम करने के लिए एक पूरा प्लान बनाया और कहा कि जी लोग बढ़े जा रहे हैं वहाँ पे इंडिया में। मैंने खुद वहाँ पे उसको सुपरवाइज़ कराया बॉर्डर को, तो पता लगा वो लहाफ और चादरें इसलिए लेके जाते हैं कि वहाँ ज़रा महंगी बिक जाती हैं। और वो भी चीज़ क्लैरिटी के सामने आई। जहाँ तक तल्लक है हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी का, मैं समझता हूँ उनकी बहुत सर्विसेज हैं। और एक देखें हमारे वक्त में शहबाज भट्टी हमारे मिनिस्टर को जिस तरह टेररिस्ट ने उसको उनको ख़त्म किया था, वो भी आपके सामने है। दूर क्या है, हमारे अपने गवर्नर जो हमारे साथ जो शिकार हुए टेररिज्म के, वो आपके सामने हैं। इस तरह बहुत सी मिसालें आप देखें, आप बलोर साहब की जो शहादत हुई वो आपके सामने है। तो इट इज़ नॉट ओनली मिनॉरिटी, हम सब ही इसका शिकार हो रहे हैं, क्योंकि दहशतगर्द और वो लोग जो पाकिस्तान की सालमियत के ख़िलाफ़ हैं, वो हर वो काम करेंगे जिससे पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो। और दुनिया पूरी में रिलीजन एक ऐसी चीज़ है, इसको जल्दी एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। आयरलैंड आपके यहाँ UK में कितनी देर रही, श्रीलंका में कितनी देर रही, आप फिलीपींस में देख लें, आप थाईलैंड में देख लें, आप मैक्सिको चले जाएं, आप अर्जेंटीना चले जाएं, मुझे बताएं
कि हर जगह चीज़ें होती हैं, लेकिन देखना यह है कि जो वक्त के हाकिम हैं वो उसको कैसे टैकल करते हैं। हो सकता है हमसे भी गलतियां हों, जो हमारी गलतियां से अगले सबक सीख लें, हमने उनकी गलतियों से सबक सीखा था। तो इसमें कोई, मैं समझता हूं कि इस वक्त ये कौमी मसला है, और कौमी मसले में सबसे अहम मसला जो है जिसको टैकल करने की ज़रूरत है वो है टेररिस्ट, जिनको मैंने जालमान का नाम दिया और मैं हमेशा कंडेम भी किया। मुझे बताएं कि जो वाघा बॉर्डर पे बेचारे लोग बैठे हुए अपने परचम को देख रहे थे, उन्हें क्या कसूर किया था? मलिक साहब, यही जानना चाहता हूं कि आप तजर्बाकार और कामयाब आपको जो है वो वज़ीर दाखिला समझा जाता है। आप अपने दौर में बहुत काफ़ी आपने तजर्बा हासिल किया, इन्फॉर्मेशन आपके पास बहुत ज़्यादा है। वाघा बॉर्डर का जो क़यामत सुगरा हुआ, किसको ज़िम्मेदार ठहराएंगे? और इसके अलावा साथ ये भी बताइए, क्या हमारी एजेंसियाँ, क्या हमारी फ़ौज, हम लोग मुकाबला नहीं कर सकते? हम में इतनी ताकत नहीं है दहशत गर्दों के? हक साहब अगर चाहते हैं मैं हक की बात करूँ तो हक की बात यह है कि हमारी एजेंसियां बहुत अच्छा काम कर रही हैं और पाकिस्तान इस वक्त एक गुरिल्ला वार को फेस कर रहा है। आपने नॉर्थ वज़ीरिस्तान, साउथ वज़ीरिस्तान में बहुत बड़ा एक ऑपरेशन किया, उसका रिज़ल्ट तो को आएगा। और दूसरा, वो डिज़ाइनर जिसने पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है या हुकूमतों को डिस्टेबलाइज करना है, तो वो एक मॉडल बनाता है। और उस मॉडल में देखें आप, अफगानिस्तान से हमारे वो जो हैं फजलुल्लाह और फ़कीर मोहम्मद को कैसे VIP बना के रखा हुआ है और वो वहीं से रिक्रूटमेंट करके हमारे पे हमले करवाता है। इंडिया कैसे हम पे अटैक कर रहा है वो आपके सामने। एक ही हमारा दोस्त था ईरान, वो भी हमारे खिलाफ हो गया, उसने भी बम दागने शुरू कर दिए। तो दैट्स वाई सेक वी हैव टू सिट एंड वर्क आउट टुगेदर। ये जो वाक़या था जो हुआ वाघा पे, सबसे बड़ी वाक़यात हुआ, टेररिज्म एक्ट था, टेररिस्ट ने किया। लेकिन एक चीज़ जो मैं कौम से आपके थ्रू डायरेक्ट एड्रेस कर रहा हूँ कि हम इतने बेहस लोग क्यों हो गए हैं। यानी 50 से फिगर बढ़ के 67 हो गई है। मीडिया रोज़ कोई ना कोई और चीज़ उठा लेता है। वाई दैट 67 मर्डर्स, दोज शोहदा have not been pointed out to the world? Why we have not gone to United Nations? Why we are not taking the help of the international community? Why don't we tell US that you are with us as a lawyer? हमारे एक साथी होने के बावजूद आप अफगानिस्तान को क्यों मना नहीं करते? आप अफगानिस्तान को क्यों नहीं कहते फजलुल्लाह हमें दें? आप अफगानिस्तान को क्यों नहीं कहते कि फ़कीर मोहम्मद जो है वो हमें दें? तो देखें, ये सारे कंप्रोमाइज़ हैं। हम लड़े भी, हमने जानें भी दी, हमने शहादतें बहुत सारी दी, हमारा नुकसान भी हुआ, लेकिन आज भी हम उसी चक्कर में वहीं खड़े हैं। लिहाजा दिस द बेस्ट टाइम दैट वी शुड टॉक टू आवर friends who are international powers, that this is the time, come forward, help us. Otherwise, if this region is destabilized, the whole world shall be destabilized. आपके कहने का मतलब है कि मौजूदा हुकूमत जो है वो बेबस है, अमेरिका के आगे वो उनसे अपने मुतालबात नहीं मनवा। आप कह रहे हैं नेगेटिविटी क्रिएट करने के लिए, आपका राइट है ये कहना, मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में यूनिटी की ज़रूरत है, ब्लेम गेम की ज़रूरत कोई नहीं है। आप अपने रिसोर्सेज देखें, अपने वसाइल देखें, अपने मसाइल देखें, आपके ऊपर जो एग्रेशन आ रहा है वो देखें। तो लिहाजा मैं समझता हूँ गवर्नमेंट अपना काम बिल्कुल ठीक कर रही है, बेहतर कर रही है। इस वक्त के वज़ीर दाखिला भी अपनी मेहनत से काम कर रहे हैं।